हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पिछले कुछ दिनों से हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। आज भी एक नए टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय न्यायपालिका एवं अधिकरण, और इस टॉपिक में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय एवं ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। शायद 3 पार्ट में हमारा यह वीडियो बन सकता है, तो यह पहले पार्ट में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो न्यायपालिका एवं अधिकरण, संविधान में न्यायपालिका के सभी स्तरों से जुड़े प्रावधान अलग अलग भागों तथा अनुच्छेदों में दिए गए हैं। क्या संविधान में न्यायपालिका के सभी स्तरों से जुड़े प्रावधान अलग अलग भागों तथा अनुच्छेदों में दिए गए हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जिक्र संविधान के किस भाग में, किस अध्याय में किया गया है। तो राज्य की हाई कोर्ट का दोस्तों प्रावधान संविधान के किस अध्याय में, किस भाग में किया गया है, और कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों की बात है, वो सबसे पहले देखते हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 और संविधान का भाग 5वां और संविधान के 5वें भाग के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका शीर्षक से यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों, यह समझने वाली बात है, यह बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो हमें याद रख लेनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, संविधान का भाग 5वां, संविधान के 5वें भाग में यह अध्याय 4 और किस शीर्षक से दोस्तों, संघ की न्यायपालिका शीर्षक से हमारे संविधान में यह सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया गया है। तो उच्च न्यायालयों यानी कि राज्यों की हाई कोर्ट, उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 214 से 232, संविधान का भाग 6 और संविधान के 6ठे भाग के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय शीर्षक से यह प्रावधान किया गया है। एक बार फिर से देख ले कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147, भाग 5 के अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका शीर्षक से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है, जिक्र किया गया है। उच्च न्यायालयों से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 से 232, भाग 6ठा और 6ठे भाग के अध्याय 5 में राज्यों के उच्च न्यायालय शीर्षक से दोस्तों यह हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए, जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताइए उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, अनुच्छेद 124 से 147 में किन से जुड़े प्रावधान है? दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक के अनुच्छेद में किन से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं? तो हमारी सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन ए। और अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान अनुच्छेद 233 से 237 और संविधान का भाग 6ठा और संविधान के 6ठे भाग के अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय शीर्षक से यह प्रावधान किया गया है। जबकि अधिकरणों से यानी कि ट्रिब्यूनल से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 323 क व 323 ख यानी कि संविधान का भाग 14 क, इसमें वर्णित है ट्रिब्यूनल्स तथा आयोग, बोर्ड एवं फोरम आदि विभिन्न अधिनियम कार्यकारी आदेशों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। एक बार फिर से देख ले, हमने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात याद रख ली, संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। हाई कोर्ट की बात याद रख ली, संविधान के अनुच्छेद 213 से लेकर 232 तक। क्या संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर, क्या 213 से नहीं बल्कि 214 से लेकर 232 तक हाई कोर्ट के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालयों के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 और संविधान का भाग 6ठा और संविधान के 6ठे भाग में अध्याय 6 में अधीनस्थ न्यायालय शीर्षक से यह प्रावधान किया गया है। जबकि अधिकरणों से संबंधित प्रावधान
अनुच्छेद 323 क व 323 ख और यह संविधान का भाग है 14 का जो बाद में जोड़ा गया है तथा आयोग, बोर्ड एवं फोरम आदि विभिन्न अधिनियम कार्यकारी आदेशों के आधार पर निर्मित किए जाते हैं। चलिए आंसर बताइए। आपका ध्यान स्क्रीन पर था तो आंसर बताइए कि अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 333 से 337 तक में किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। संविधान का अनुच्छेद 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं। हाई कोर्ट से जुड़े हुए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 तक में किए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 तक में यह अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े हुए प्रावधान किए गए हैं और ट्रिब्यूनल्स यानी कि अधिकरणों की बात संविधान के अनुच्छेद 323 क व 323 ख में की गई है। तो यहाँ दोस्तों चारों जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए। समझ में आ गया? ओके, आगे बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन की अब बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कितने न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में दोस्तों कितने न्यायाधीश है? 33+1 का प्रावधान है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 34 होती है। 1+33 यानी कि 34। अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगी। क्या दोस्तों? हमारी सुप्रीम कोर्ट है जब गठन किया गया, कब गठन किया गया है? 26 जनवरी 1950 को हमारी सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। दोस्तों तारीख याद रख लेनी है, 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। तब हमारी सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हुआ करते थे? 7। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों केस बढ़ते गए और सुप्रीम कोर्ट पर दोस्तों ज्यादा केस आने लगे तो धीरे धीरे करके संसद ने यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी। वर्तमान में हो गई है 34। तो अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक 7 से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी कि दोस्तों संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकते हैं। कौन? संसद, और वो भी विधि द्वारा। और संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है। यह समझने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद को है लेकिन कम करने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया है। तो इसीलिए लिखा है कि संसद को यह संख्या कम करने का अधिकार नहीं है किंतु बढ़ाने का है। और अभी तक संसद ने 6 बार यह संख्या बढ़ाई है। क्या? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या संसद ने कितनी बार अब तक बढ़ाई है? 6 बार। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम कितने? 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। दोस्तों यह याद रख लेना है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर बताइए कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति सहित अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी। कितने हो सकते हैं? 33+1 यानी कि 33 न्यायाधीश प्लस 1 मुख्य न्यायमूर्ति। तो संख्या है वर्तमान में 34। आगे बात करें तो दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो समझने वाली बात है। पहले तो ज्युडिशियरी आयोग का गठन करने की बात आई थी लेकिन बाद में यह सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया और इसीलिए दोस्तों नेशनल अपॉइंटमेंट ऑफ ज्युडिशियरी की जो बात आई थी वो रद्द कर दी गई है। लेकिन जो पुरानी पद्धति है उनकी बात करें, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर
और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? हमारे देश के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति के पास भी दोस्तों 5 सदस्यों की परामर्श कमेटी बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो सभी न्यायाधीश होते हैं, इनमें से वरिष्ठ न्यायाधीश प्लस एक सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश, पांचों को मिलाकर दोस्तों एक कमेटी बनेगी। कमेटी के परामर्श के आधार पर यह हमारे देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। जो पूरी प्रक्रिया है आगे मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन देखो, वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। क्या दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कब तक पद पर बना रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। एक बार फिर से देखो, अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। लेकिन मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। क्या दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के अलावा हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख हमारे न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श लेना राष्ट्रपति के लिए आवश्यक होगा। एक बार फिर से देखो कि मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। और आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। कांग्रेचुलेशन। ओके, आगे बात करें। लेकिन दोस्तों याद रखो, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेगा, लेकिन किसी चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी है तो मैंने आपको बताया कि 5 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो परामर्श कमेटी है उनसे राय ली जाएगी और जो भी चीफ जस्टिस बनने वाला है वो ये 5 में शामिल होना चाहिए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश कब तक पद धारण करेगा? तो उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक पद धारण करेगा। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। और इस अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द परामर्श है। क्या? जो मैं आपको बता रहा हूं 124(2) अनुच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण शब्द परामर्श है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इसका अलग अलग अर्थ निर्धारित किया है। परामर्श शब्द को लेकर 2 मूल प्रश्न थे। पहला प्रश्न, परामर्श राष्ट्रपति पर आबद्धकारी है या नहीं? और दूसरा प्रश्न, परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने 1982, 1993 तथा 1998 में विभिन्न मामलों में इस अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या की है। क्या दोस्तों, परामर्श शब्द को लेकर 2 मूल प्रश्न थे कि परामर्श राष्ट्रपति पर आबद्धकारी है या नहीं, और दूसरा प्रश्न कि परामर्श कितने और किन न्यायाधीशों से किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने 1982, 1993 और 1998 में विभिन्न मामलों में इन अनुच्छेद की विस्तृत व्याख्या की है और वर्तमान में इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये सिद्धांत निम्नलिखित है कि अनुच्छेद 124(2) में वर्णित परामर्श यानी कि कंसल्टेशन का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। क्या? अनुच्छेद 124(2) में वर्णित परामर्श का तात्पर्य सिर्फ एक व्यक्ति के परामर्श से नहीं बल्कि अनेक न्यायाधीशों के परामर्श से है। और मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए।
न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति को भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। क्या? मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए और न्यायाधीशों के इस मंडल में भावी मुख्य न्यायमूर्ति को भी अनिवार्यतः शामिल होना चाहिए। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल में आम सहमति होनी चाहिए, निर्णय सिर्फ बहुमत से नहीं होना चाहिए। मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व शेष न्यायाधीशों की राय के बराबर होगा, उससे ज्यादा नहीं। और यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मैं बात कर रहा हूं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल में आम सहमति होनी चाहिए, निर्णय सिर्फ बहुमत से नहीं होना चाहिए, मुख्य न्यायमूर्ति की राय का महत्व शेष न्यायाधीशों की राय के बराबर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं। और यदि 5 में से 2 न्यायाधीश भी किसी व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध करेंगे तो उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं भेजी जाएगी। चलिए आंसर दीजिए कि मुख्य न्यायमूर्ति को सर्वोच्च न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए? तो दोस्तों सही आंसर क्या है बताइए कि 1 है मुख्य न्यायमूर्ति और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीश हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। तो सही आंसर है 4 कि 1 मुख्य न्यायमूर्ति और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सिफारिश भेजनी चाहिए। परामर्श मंडल में शामिल सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। और मुख्य न्यायमूर्ति को अपनी सिफारिश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की लिखित सिफारिशें भी सरकार को भेजनी चाहिए। क्या? यह परामर्श मंडल में शामिल सभी न्यायाधीशों की सलाह लिखित होनी चाहिए, मौखिक नहीं। मुख्य न्यायमूर्ति को अपनी सिफारिश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों की लिखित सिफारिशें भी सरकार को भेजनी चाहिए। और सामान्यतः सरकार इस मंडल की सिफारिशें मानने को बाध्य है, किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं होगी। और यदि सरकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजती है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए भी मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। क्या दोस्तों, एक बार फिर से देख लेते हैं कि सामान्यतः सरकार इस मंडल की सिफारिशें मानने को बाध्य है, किंतु यदि परामर्श संबंधी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफारिशें मानने को बाध्य नहीं होगी। और यदि सरकार सिफारिश किए गए किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नहीं नियुक्त किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति के पास कोई सूचना, तथ्य या सामग्री भेजती है तो उस पर कार्यवाही करने के लिए भी मुख्य न्यायमूर्ति को परामर्श मंडल से विचार विमर्श करना होगा। और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की बात करें तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस तरह की जाती है? देखो, संविधान में मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है। क्या दोस्तों? यानी कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, अलग से कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 124(2) में दिया गया प्रावधान ही मुख्य न्यायमूर्ति पर भी लागू होगा। और 1973 तक सभी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती रही, लेकिन 1973 और 1977 में 2 बार वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया है। क्या दोस्तों? 1973 तक सभी मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति वरिष्ठता के नियम के आधार पर ही होती रही, लेकिन 2 बार इस नियम का उल्लंघन किया गया है, वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया गया है। कब दोस्तों? 1973 और 1977 में। चलिए आंसर दीजिए। मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति में वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन कब किया गया है? तो दोस्तों 2 बार उल्लंघन किया गया है, 1973 में और 1977 में, यानी कि 2 बार उल्लंघन किया गया है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। और दोस्तों 1993 में
न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले का फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी। क्या दोस्तों, 1993 में न्यायाधीशों वाले दूसरे मामले एक और फैसला दोस्तों 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनाया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति वरिष्ठता क्रम के आधार पर ही की जाएगी और साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में है। क्या दोस्तों, साधारणतः 55 वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और यह प्रावधान मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसार प्रचलन में है। चलिए आंसर दीजिए, साधारणतः कितने वर्ष की आयु के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो साधारणतः दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति 55 साल के बाद ही की जाती है। और न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात करें तो अनुच्छेद 124(2) में ही इसी बात का संकेत किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण कर सकते हैं। क्या दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 124(2) में ही इस बात का संकेत दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक ही अपना पद धारण कर सकता है। और न्यायाधीश के लिए दोस्तों कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या आपके पास अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो देखो, अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हताएं 2 होनी चाहिए। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरी बात कि वह निम्नलिखित 3 में से किसी एक अर्हता को पूरा करता हो। तो पहली अर्हता है वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात वो किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश बना रहा हो तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। एक बार फिर से देख लो कि अनुच्छेद 124(3) में यह न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन के मामले में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए 2 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी बात कि निम्नलिखित 3 में से किसी एक क्वालिफिकेशन वो पूरी करता हो तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सकता है। तो वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो और दूसरी बात वह किसी उच्च न्यायालय या एकाधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्षों तक वकील रहा हो और इस अवधि में वह अवधि भी जोड़ी जाएगी जब वह इस दौरान जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर रहा हो। ऐसा नहीं कि 10 साल तक का वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसके अलावा वह जिला न्यायाधीश या उससे ऊपर के किसी न्यायिक पद पर वो बना रहा हो तो वो भी एक्सपीरियंस में जोड़ दिया जाएगा। तो यह दूसरी क्वालिफिकेशन। और तीसरी बात, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। क्या? राष्ट्रपति की राय में यह जो व्यक्ति है वो पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। तो यह 2 महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन जिस लॉयर के पास है वह व्यक्ति दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बन सकता है। चलिए आंसर दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालयों में वकील रहने का अनुभव आवश्यक है? चलिए बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालयों में वकील रहने का अनुभव आवश्यक है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष का वकील का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है, लेकिन जस्टिस के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। चलिए यहाँ हम जो न्यायालय के भारत के न्यायपालिका की जो बात कर रहे हैं उनका यह पहला पार्ट था। आपने लास्ट तक देखा, कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों दूसरे पार्ट में कल मिलेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।